आई होप कि आप लोग मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। एंड आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं चंदेल वंश के बारे में। एंड चंदेल वंश के बारे में यानी कि जानने के बाद हम जानेंगे सोलंकी वंश के बारे में। तो देखिए, चंदेल वंश के संस्थापक की अगर हम बात करें तो चंदेल वंश की स्थापना किया था ननकू ने। किसने? ननकू ने। एंड आपने कक्षा 6 या फिर 7 में पढ़ा होगा ननकुआ के बारे में। एक वहाँ पे शब्द है चल रे ननकुआ, का रे ननकुआ, वहाँ पे मतलब कहानी है हिंदी का। तो उसमें ननकुआ के बारे में दिखाया गया है। एक लड़का होता है जो कि पढ़ने में उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो आप लोग ननकुआ से यानी कि चल रे ननकुआ से आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि चल रे का मतलब कि चंदेल वंश, एंड ननकुआ से ननकू, यानी कि चंदेल वंश के संस्थापक ननकू। और चंदेल वंश की राजधानी कालिंजर। कालिंजर कहाँ पे है? मोहाबो। एंड मोहाबो कहाँ पे है? मोहाबो है राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान। राजस्थान का बहुत ही प्रमुख शहर है मोहाबो, जो कि चंदेल वंश की राजधानी रही है। एंड थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो एक चंदेल वंश का राजा हुआ राजा धंगदेव। कि कौन हुआ? राजा धंगदेव। इसने चंदेल वंश की राजधानी यहाँ से हटा करके खजुराहो में स्थापित कर दिया। यानी कि कालिंजर से हटा करके चंदेल वंश की राजधानी कहाँ पे? खजुराहो में स्थापित कर दिया। और खजुराहो अभी फिलहाल में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ऐसे पूछा है कभी कभी खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है। अब देखिए, ये जो राजा धंग है यानी कि राजा धंग ने कुछ मंदिर बनवाया था, और जिसका नाम है जिननाथ, विश्वनाथ और वैजनाथ। और अभी सावन का समय है तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि वैजनाथ, विश्वनाथ और जिननाथ मंदिर का निर्माण राजा धंग ने करवाया। और एक और मंदिर बनवाया था इसने, कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर 999 ईस्वी में, 999 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था राजा धंगदेव ने। ठीक है। और देखिए, बुंदेल यानी कि सॉरी हाँ, अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि चंदेल वंश की स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास, यानी कि चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास किस भूमि से ताल्लुक रखता है, तो बुंदेलखंड से। कहाँ से? बुंदेलखंड से ताल्लुक रखता है। एंड बुंदेलखंड की प्राचीन नाम यानी कि पहले का जो नाम है ना, जजाक भुक्ति। जजाक भुक्ति बुंदेलखंड के पहले का नाम है। और चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास किस भूमि से संबंधित है, तो आप लोग कह सकते हैं बुंदेलखंड से। और बुंदेलखंड का पहले का नाम क्या है? जजाक भुक्ति। और स्वतंत्र चंदेल वंश का सबसे स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? यशोवर्धन। यशोवर्मन चंदेल वंश का सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र राजा हुआ। और ये हम जान चुके हैं कि राजा धंग ने 3 मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिननाथ, विश्वनाथ, वैजनाथ और कंदरिया महादेव मंदिर। और निर्माण कराने के बाद यह शिव को यानी कि शिव का नाम जपते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हुए ना गंगा और जमुना के संगम में अपने प्राण को त्याग दिए। सबसे पहले राजा धंग ने 3 मंदिर बनवाया था, जिननाथ, विश्वनाथ, वैजनाथ और कंदरिया महादेव मंदिर। तो इनको बनवाने के बाद ना यह शिव का उपासक था। कौन? राजा धंग। तो यह मतलब कि भगवान शिव का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे पुकारते हुए ना यह गंगा और जमुना के संगम में अपने प्राण को त्याग दिए, यानी कि शिव की उपासना करते हुए ना। और विद्याधर चंदेल वंश का एक ऐसा राजा रहा, एक ऐसा शासक रहा जिसने महमूद गजनवी के महत्वाकांक्षाओं का विरोध किया। यानी कि महमूद गजनवी की जो भी नीतियां होती थी, जो भी वो सोचता था, उसका विरोध करता था। कौन? तो विद्याधर। तो विद्याधर भारत का यह पहला ऐसा राजा था जो कि महमूद गजनवी के सभी महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं का विरोध करता था। और आगे हम जानेंगे कि चंदेल शासक यानी कि एक चंदेल शासक हुआ, कौन सा? कीर्तिवर्मन। देखिए, यहाँ पे विद्याधर जो है वो भारत का पहला ऐसा राजा है जो कि मोहम्मद गजनवी के सभी बातों का विरोध करता था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एंड ये वाला पूरा मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। और चंदेल वंश का एक और राजा हुआ कीर्तिवर्मन। इसके राज्यसभा में एक रहते थे आदमी कृष्ण मिश्र। कौन रहते थे? कृष्ण मिश्र। यानी कि कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में कृष्ण मिश्र नाम का आदमी रहता था। और इसने किताब लिखी थी प्रबोध चंद्रोदय ना, ये इसकी रचना है। एंड ये जो कीर्तिवर्मन था अपने ही नाम से
कीर्ति सागर झील का निर्माण करवाया, कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। किसकी निर्माण? तो कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। कीर्ति सागर जलाशय का निर्माण करवाया था किसने? कीर्ति वर्मन ने। एंड तब तक लीजिए आप लोग इसका एक अस्तित्व, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, बस 2-3 स्टेप इसमें और है, यानी कि 2-3 संकेत आप लोग और पढ़ना है, तब ये हमारा वंश खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमने अभी तक पढ़ा कि विद्याधर के बारे में हमने पढ़ लिया, एंड चंदेल वंश की राजनीतिक इतिहास की पृष्ठभूमि भी हमने पढ़ ली। और अगर हम बात करें कि चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन रहा है, तो चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दी देव चंदेल वंश का अंतिम शासक रहा है। और परमर्दी देव एक ऐसा शासक था जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता को स्वीकार कर लिया, यानी कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक के चरणों में गिर गया। हे प्रभु, जो है स्वाफी हैं हमारे करमदाता कहिए, या फिर सब ये मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के चरणों में गिर गया, यानी कि यह उससे मतलब कि डर करके कहिए, या फिर किसी और रीजन से, या फिर युद्ध में हारने की डर से, कोई भी यहाँ रीजन हो सकती है, क्योंकि इतिहास बहुत ही मतलब कि अब देखिए परमर्दी देव के अधीनता स्वीकार किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? 1202 में। और परमर्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता जब स्वीकार कर ली, तो इसी का एक मंत्री था, कौन? अजय देव। इसी का एक मंत्री था अजय देव, परमर्दी देव। चूंकि यह शासक था तो शासक का यानी कि राजा का कोई ना कोई मंत्री होता ही है, तो इसका एक मंत्री था अजय देव। और अजय देव बोला हम दिन भर लड़ रहे हैं, तू जाके उसके चरणों में गिर गया, इसी को मार दिया। ये मतलब कि इसका जो मंत्री था अजय देव ने परमर्दी देव की हत्या कर दी। मतलब उसी का मंत्री, काहे नहीं करेगा भाई, दिन भर उसके चरणों में यह गिर रहा था, उसी की मतलब कि मंत्री की तरफ कार्य कर रहा था, और जा करके वह उसकी हिंदा स्वीकार कर ली, किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो यहाँ से होती है हमारी पूरी चंदेल वंश की आर्थिक चिट्ठा गई है, या फिर पूरी भौगोलिक दृष्टि हमने चंदेल वंश की पढ़ ली है। एंड इसके बाद हम जानने वाले हैं सोलंकी वंश के बारे में। तब तक आइए हम उसके बारे में जानते हैं। अब अगर हम बात करें कि सोलंकी जो हमारा वंश है, यानी कि सोलंकी वंश के संस्थापक किसको माना जाता है, तो सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। कौन है? मूलराज प्रथम को सोलंकी राजवंश का संस्थापक माना जाता है, यानी कि इनको मूलराज प्रथम को सोलंकी राजवंश का संस्थापक भी माना जाता है। एंड सोलंकी वंश को हम लोग गुजरात के चालुक्य वंश भी कहते हैं, आपने सुना होगा। तो इसलिए क्योंकि ये पूरी सोलंकी वंश गुजरात के इर्द गिर्द ही रही थी, एंड गुजरात में ही सोलंकी वंश के ऐसे बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने अलग अलग तरह के मंदिर बनवाए, कुछ ऐसे स्थापना की। हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए अब इसकी राजधानी के बारे में बात करें कि सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ है, तो अनहिलवाड़ सोलंकी वंश की राजधानी है। और भीम प्रथम सोलंकी वंश का एक ऐसा राजा था। कौन? भीम प्रथम सोलंकी वंश का एक ऐसा राजा था जिसके शासनकाल में, यानी कि भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। एंड सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है ना। और इस मंदिर पर आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। कब? 1025 ईस्वी में। और किसने किया था? तो महमूद गजनवी ने। किसने? महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में। एंड यहाँ से इसने इनकी आक्रमण करने के बाद उस समय शासन यानी कि किसका था? तो भीम प्रथम का था। अगर किसका था? भीम प्रथम का उस टाइम पे शासन था। और सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक की अगर हम बात करें कौन था, तो जय सिंह सिद्धराज, यानी कि जय सिंह सिद्धराज को सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। और इसी के दरबार में, यानी कि इसी के दरबार में एक रहते थे जैन विद्वान, यानी कि जैन धर्म के बहुत बड़े विद्वान हेमचंद्र। कौन थे? हेमचंद्र, यानी कि हेमचंद्र जैन धर्म के सबसे बड़े विद्वान थे, जो कि जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। और जय सिंह सिद्धराज सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा रहा है। और जय सिंह ने, कौन? जय सिंह जो कि सबसे शक्तिशाली राजा है सोलंकी वंश का, तो इसने अपने पूर्वजों को ना, यानी कि इसने अपने पूर्वजों की गाहरोही मूर्तियों की स्थापना, यानी कि गाहरोही मूर्तियां बनवाई। कितने पूर्वजों की? तो 7 पूर्वजों की। यानी कि जय सिंह ने 7 पूर्वजों की मूर्तियां बनवाई थी, और मूर्तियां बनवा करके उसको रखवाया किस पर्वत पे? तो माउंट आबू नामक पर्वत, जो कि राजस्थान में है। माउंट आबू पर्वत पे ना जय सिंह ने, यानी कि जय सिंह सिद्धराज ने
अपने पूर्वजों की 7 तरह की मूर्तियां, यानी कि 7 पूर्वजों की गाहर हुई मूर्तियां बनवाई थी। एंड इसको कहाँ पे बनवाया था, तो माउंट आबू पर्वत पे, एंड इसको वहीं पे सजाया गया है। और माउंट आबू पर्वत कहाँ पे है, राजस्थान में। राजस्थान में यह पर्वत आप लोगों को देखने को मिलेगा ना। और अब देखिए एक यहाँ से ये वायर बार बार यार, और मोढेरा जो कि एक शहर है गुजरात का, और गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर का भी निर्माण हुआ था। और इस मंदिर यानी कि सूर्य मंदिर का निर्माण, यानी कि मोढेरा के, देखिए क्वेश्चन पूछेगा ऐसे आप लोगों से, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किस वंश के दौरान किया गया था, तो सोलंकी वंश के द्वारा कहिए, या फिर सोलंकी राजाओं के शासनकाल में मोढेरा के सूर्य मंदिर का ना निर्माण हुआ। और थोड़ा सा हम लोगों को आगे बढ़ने पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तो मोढेरा में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसको कि सोलंकी राजाओं ने बनवाया है। और सिद्धपुर में, कहाँ पे, सिद्धपुर में ना रुद्र महाकाल मंदिर को देखने को मिलेगी हम लोगों को। और इस मंदिर का निर्माण करवाया है जय सिंह सिद्धराज ने। किसने, जय सिंह सिद्धराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। और थोड़ा सा और आगे बढ़े तो एक जैन धर्म का अंतिम, देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक किस वंश के शासक रहे हैं, तो सोलंकी वंश के। और जैन धर्म का अंतिम राजकीय प्रवर्तक कौन है, तो कुमारपाल, जो कि सोलंकी वंश का राजा रहा है। और सोलंकी वंश का सबसे अंतिम राजा भीम द्वितीय ये अंतिम है। भीम प्रथम, इसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। एंड थोड़ा सा तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा बस एक दो स्टेप और है। एंड भीम प्रथम ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही खास है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तब तक लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ तक हमने पूरी ना भीम प्रथम भीम द्वितीय के बारे में जाना। एंड भीम प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुए थे। एंड भीम द्वितीय जो कि सोलंकी वंश का कहिए, या फिर गुजरात के चालुक्य वंश का सबसे अंतिम शासक रहा है। और भीमपाल के सामंत, देखिए भीमपाल के समय में एक और व्यक्ति था, कौन, लवण प्रसाद। भीमपाल के सामंत एक और व्यक्ति था लवण प्रसाद, और लवण प्रसाद ने ही गुजरात में बघेल वंश की स्थापना किया था। किसकी, बघेल वंश की स्थापना पूछेगा किसने किया था, तो लवण प्रसाद ने। एंड यह किसके सामंत था, तो भीमपाल के सामंत था। और भीमपाल सोलंकी वंश का सोलंकीय वंश का सबसे अंतिम शासक रहा है ना। और बघेल वंश किस राज्य में है, तो गुजरात में है ना। अब देखिए बघेल वंश का जो ये कर्ण द्वितीय है, कर्ण द्वितीय बघेल वंश का एक शासक हुआ कर्ण द्वितीय। और इसने क्या किया कि इसके यानी कि जो कर्ण द्वितीय था, इसी ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं का जमकर के मुकाबला किया। और इसने यानी कि कर्ण द्वितीय को गुजरात का अंतिम हिंदू शासक के रूप में माना जाता है। तो कर्ण द्वितीय गुजरात का अंतिम हिंदू शासक। और लवण प्रसाद के किसके सामंत थे, तो भीमपाल के। और लवण प्रसाद ने एक वंश की स्थापना किया था बघेल वंश, कहाँ पे, गुजरात में। बघेल वंश का अंतिम शासक कहिए, सॉरी बघेल वंश के कर्ण द्वितीय को गुजरात का अंतिम हिंदू शासक के रूप में माना जाता है। तो यहाँ तक हमने पूरी पढ़ी चंदेल वंश के बारे में, एंड सोलंकी वंश के बारे में कही, या फिर गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में। एंड आई होप कि आप लोगों को पूरी तरह से ये वीडियो समझ में आ गई होगी। और मिलते हैं एक अगली वीडियो में। बस एक वीडियो और आएगा आप लोगों के बीच, एंड उसके बाद हमारा शुरू होगा मध्यकालीन भारत ना। उसमें आप लोगों को पढ़ना है कलचुरी चेदी वंश के बारे में, एंड सिसोदिया वंश के बारे में, जिसको कि हम लोग सूर्यवंशी वंश भी कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तब तक लीजिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।